हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम निहाल शर्मा है, उनने हमारे साथ शेयर करी थी। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं लगभग 2 महीने के लिए मसूरी में ही रुका हुआ था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा यह शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस शहर की खूबसूरती ने मुझे जैसे अपने वश में कर लिया था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के दूर दूर तक फैले पहाड़ और उनमें बसे पहाड़ी लोग और उनका रहन सहन, सभी चीज़ें बेहतरीन थी। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वह मसूरी के पूर्वी हिस्से में एक छोटी पहाड़ी पर बिल्कुल शांत जगह पर स्थित था। यहाँ 2 कमरे और एक हॉल वाला पक्का मकान था। यहाँ आसपास में कोई दूसरा घर भी नहीं था और मेन सड़क यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, जहाँ से ऊपर इस गेस्ट हाउस तक आने के लिए एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। इस गेस्ट हाउस के मालिक जगत पथिक बड़े ही मिलनसार और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। दरअसल ये गेस्ट हाउस उनकी पत्नी करुणा का था। करुणा को यह गेस्ट हाउस उसके पिता ने शादी के बाद उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। जगत पथिक के पास शहर में एक दूसरा घर भी था जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जगत पथिक उम्र में मुझसे थोड़े ही बड़े थे, इस वजह से उनसे मेरी थोड़ी दोस्ती सी हो गई थी। वो हमेशा मेरा हालचाल पूछने आ जाया करते थे और मैं कभी कभी उनके यहाँ चाय पीने चला जाया करता था। मैं प्रतिदिन गेस्ट हाउस से निकलता और मसूरी घूमता। मैं घंटों तक इधर उधर बैठ कर के वहाँ के नेचर को निहारता रहता था। मैं कभी कभार यहाँ के थिएटरों में फिल्म भी देखता, शाम होते ही मॉल रोड जाता और वहाँ के मशहूर पब द बूट्स में बियर पीता और देर शाम तक अपने गेस्ट हाउस लौट आता। एक दिन मैं कॉफ़ी पीते हुए गेस्ट हाउस के पीछे बने बगीचे में टहल रहा था और दूर तक फैले पहाड़ों को निहार रहा था। गेस्ट हाउस के पीछे एक बड़ी पहाड़ी थी। मैंने सोचा शहर न जाकर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करते हैं और उस तरफ के दृश्य का आनंद लेते हैं। पहाड़ी पर बहुत घना जंगल था और ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, जिससे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ी पर लोग आते जाते भी हैं या नहीं। जंगल में रास्ता बनाते हुए मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। बड़े पेड़ों के साथ कई छोटे मोटे पौधे और झाड़ियों ने पहाड़ को बिल्कुल ढक रखा था, जिसके कारण रास्ता बनाना काफ़ी कठिन हो रहा था। कई घंटों की कोशिश के बाद मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच ही गया। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक छोटा सा घर भी मौजूद था। घर को देखने से लग रहा था कि यह कई सालों से खाली पड़ा है। घर के दरवाजे सड़कर टूट चुके थे। घर अंदर से खाली था और कई सालों से व्यक्ति के न होने के कारण अंदर काफ़ी गंदगी और मकड़ियों के जाल थे। पहाड़ों के बीच में स्थित होने के कारण यह हमारे गेस्ट हाउस से नज़र नहीं आता था। यह हमारे गेस्ट हाउस वाले पहाड़ी की अपेक्षा ज़्यादा समतल ज़मीन थी। ऊपर बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी घास उगी थी। मेरी उत्सुकता उस घर के ऊपर थी। घर के दीवारों पर जंगली लताएं फैली गई थी। घर के सामने पत्थर की एक बेंच भी लगी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इस पत्थर के बेंच पे ना तो अभी तक कोई जमी थी और ना ही जंगली लताओं ने इसे घेरा हुआ था। मैं वही बेंच पर बैठ गया और दूर दूर तक फैले इन पहाड़ियों के सुंदर दृश्य को देखने लगा। मैं कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। अब शाम ढल चुकी थी। मैं वापस नीचे गेस्ट हाउस आ गया। पहाड़ी चढ़ने और उतरने के कारण मैं बहुत थक गया था। मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। नीचे आते ही मैं सो गया। अचानक आधी रात को एक बांसुरी की धुन ने मेरी नींद तोड़ दी। यह मदहोश करने वाली और एक कामुक धुन थी। यह दोनों उसी पीछे वाली पहाड़ी से आ रही थी जहाँ मैं दिन में गया था। मैं गेस्ट हाउस के पीछे मौजूद बगीचे में गया। बांसुरी की धुन और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यह बहुत ही आकर्षक और मनमोहक धुन थी। पता नहीं मेरे अंदर ऊपर जाने की एक बहुत कस के इच्छा पैदा होने लगी, लेकिन मेरा शरीर दिन की चढ़ाई से काफ़ी थका हुआ था और चाहते हुए मैं ऊपर नहीं जा पाया। आखिर इतनी रात को उस पहाड़ी के ऊपर सुनसान से जगह में बांसुरी कौन बजा रहा है? मैंने सुबह जाने का फैसला किया और फिर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे जहन में वह बांसुरी की धुन बार बार घूम रही थी। मैं सुबह फिर से उसी पहाड़ी पर जाना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर की थकान अभी भी मिटी नहीं थी। कॉफ़ी पीते हुए अपने बगीचे में बैठा मैं ऊपर चढ़ने के बारे में सोचता रहा। आखिर में मैंने तय किया कि मैं दूसरे दिन वहाँ चला जाऊँगा। फिर मैं तैयार होकर अपनी बोरियत को दूर करने बाज़ार चला गया। मैं कई दिनों से जगत से मिला नहीं था, इसलिए उनसे मिलने उनके घर पर चला गया। हम दोनों चाय के साथ काफ़ी देर तक इधर उधर की बातों पर चर्चा करते रहे। फिर मैंने उन्हें रात में गेस्ट हाउस के पीछे की पहाड़ी से आती बांसुरी की मधुर धुन के बारे में बताया। ये सुनते उनके चेहरे पर एक डर सा आ गया। उनका चेहरा ऐसा लगा जैसे डर के मारे अभी वो पागल हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने वह कातिल धुन सुनी? आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं?
मैं बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने बोला, वो प्रेतनी तो गायब हो चुकी थी, लगता है वो फिर से लौट आई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, वह उस धुन की बात से इतनी दहशत में क्यों आ गए। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताना शुरू किया। यह 90 के दशक की बात थी। देहरादून में अवंतिका नेगी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद ही खूबसूरत और नेक दिल की थी। उसका स्वभाव बहुत ही सौम्य था। वह अमीर और ऊंचे खानदान से थी। वह हमेशा अपने माता पिता के संरक्षण में रही। वह दुनिया के छल कपट और झूठे वादों से बिल्कुल अनजान थी। उसकी संग हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ ही रही। वह कभी बुरे लोगों की संगत में रही ही नहीं थी। वह कोमल हृदय की किसी राजकुमारी सी थी। अवंतिका की शादी उसके माता पिता ने एक बड़े घर में तय कर दी। शादी की शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे पता चल गया कि दुनिया में बुरे लोग भी बहुत होते हैं। उसका पति नशे का आदी था। वह देर रात तक वेश्यालयों में पड़ा रहता था। अवंतिका ने अपने होने वाले पति के बारे में जो सपने सजा कर रखे थे, वह ठीक उसके उल्टे थे। उसने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने अवंतिका पर हाथ उठा दिया। पूरी जिंदगी स्वाभिमान से रहने वाली उस मासूम अवंतिका का उस घर में अब दम घुटने लगा था। उसने शादी को तोड़ने का फैसला लिया। सभ्य समाज में इस तरह के फैसले लेना आम बात नहीं थी। तो वह दोबारा अपने माता पिता के पास आ गई, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आस पड़ोस के लोग उसे दया के भाव से देखते थे। उसके जानने वाले उसके सामने ही उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे बेचारी और बेबस हो। वह हमेशा सोचती, क्या वह समाज में स्वाभिमान से जी नहीं सकती? क्या जीने के लिए पति का साथ होना जरूरी है? उसे घृणा होने लगी उन लोगों से जो उस बेचारी को समझते नहीं थे। वह अब इस समाज में नहीं रहना चाहती थी। वो कहीं दूर एकांत में समाज से दूर जाना चाहती थी, जहाँ लोग उसे बेचारी न समझे। उसने मसूरी के उस पहाड़ी पर एकांत में एक घर बनवाया और समाज से दूर वहीं रहने लगी। उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक संगीत का सहारा लिया। वह कई तरीके के संगीत के यंत्रों को बजाना चाहती थी। उसकी सबसे प्रिय यंत्र जो था वो थी बांसुरी। वह अपने घर के आगे पत्थर के बेंच पर बैठकर चांदनी रात में बांसुरी बजाया करती थी। वह उस पहाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरती। उसके पिता नौकरों के द्वारा हर महीने राशन और ज़रूरी सामान भिजवा दिया करते थे। उस समय उस पहाड़ पर जंगलों में आसपास के लोग लकड़ी और फल फूल इकट्ठा करने जाया करते थे। अवंतिका के संगीत को सुनकर दूर दूर तक उसकी धुन फैल जाती थी। लोग अपना काम करते हुए उस मधुर धुन को सुनते रहते। कोई कोई जब अवंतिका के घर के आगे से गुजरता तो उसे फल फूल दे देता, जिसे वह भेंट समझकर ले लिया करती थी। इन सब के बावजूद उसका दिल अभी भी खुश नहीं था। उसके ऊपर अकेलापन हावी होने लगा। उसने अपनी अभी तक की जिंदगी दोस्तों और रिश्तेदारों से घिर कर बिताया था। मनुष्य समाज के बिना नहीं जी सकता। उसे हमेशा दोस्तों और चाहने वालों की ज़रूरत होती ही है। हर मनुष्य को समाज में अपने जैसे स्वभाव वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जिनसे वो अपना विचार व्यक्त कर सकें और दूसरों के विचारों से खुद को भी अवगत करा सकें। एक दिन उसने इस क्रूर और मतलबी दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने आप को छत से लटकाकर अपने जीवन का अंत कर दिया। उसकी लाश कई दिनों तक उसी घर में लटकती रही। जब नौकर सामान लेकर पहुंचा, तब जाकर लोगों को उसके मौत की खबर पता चली। उसका अंतिम संस्कार उसी पहाड़ पर ही किया गया और उसके बाद कई महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक शाम जंगल से लौट रहे एक युवक को बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह इतनी मनमोहक और कामुक धुन थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और धुन की दिशा में चला गया। वह घर के सामने पत्थर पर बैठकर अवंतिका की आत्मा बांसुरी बजा रही थी। उसके खुले बाल हवा में ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। वह युवक बांसुरी की उस भूतिया धुन के वश में आ चुका था। वह बिना डरे उस बेंच के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। उस युवक की आंखें बड़ी हो गई थी। वह पलक भी नहीं झपका रहा था। उसका दिमाग उसके वश में नहीं था। जैसे जैसे धुन की गहराई बढ़ती जा रही थी, उस युवक का मन भी विचलित होता जा रहा था। फिर अचानक उस युवक ने अपना सिर उस पत्थर के बेंच पर पटकना शुरू कर दिया और अपनी जान जाने तक उसने अपना सिर उस पत्थर पर मारता रहा। उस इलाके में इस तरह की कई घटनाएं होने के बाद पूरे मसूरी में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने उस पहाड़ की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन लगभग 2 दशकों से वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। इस कहानी को सुनकर मेरे अंदर एक सिहरन सी पैदा हो गई थी। मेरे शरीर का हर एक रोम रोम कांपने लगा। हालांकि मैंने जगत बाबू को नहीं बताया कि मैं उस खाली मकान वाली पहाड़ी पर गया था। मेरे मन में एक डर सा पैदा हो गया। शायद कहीं मैंने उस प्रेतनी को जगा तो नहीं दिया। मेरे दिमाग में डर के मारे कई तरह की बातें आने लगी। जगत बाबू ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरे रुकने का बंदोबस्त शहर में ही कहीं और कर देंगे।
लेकिन मैं उनके सामने डरपोक नहीं बनना चाहता था। मैंने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं उस धुन के फांस में नहीं आने वाला। मैं जगत बाबू से विदा ली और अपने गेस्ट हाउस आ गया। मेरे अंदर एक डर सा आ गया था। मैं बगीचे की तरफ की सारी खिड़कियां बंद कर दी थी। रात में डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई कि आज भी वह मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगी। इसी उधेड़-बुन में पड़ा मैं सो गया और मेरी रात को 1 बजे नींद खुली। मुझे वह धुन स्पष्ट सुनाई दे रही थी, एक मदहोश कर देने वाली धुन। मैं अपने होशो-हवास में नहीं था। मैंने अपने कान बंद कर लिए। अगली सुबह ही मैंने अपने घर आने का फैसला किया। मैंने अपने सामान को पैक किया। मैंने अपने रूम की खिड़की से उस पहाड़ को देखा। क्या वहाँ पर खड़ी अवंतिका मुझे अभी भी देख रही होगी? मेरे शरीर में एक सेना सी पैदा हो रही थी। मैं अपने घर के लिए अब वापस रवाना हो चुका था।